गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने आपके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला था। अब मैं आपका जो पाठ है दक्षिण भारत की एक झलक, काफी बड़ा पाठ है, इसका संक्षिप्त शब्दों में सार बताने जा रही हूँ। ओके। दक्षिण भारत की एक झलक यात्रा वृत्तांत है। किसके द्वारा लिखा गया है? विनय मोहन शर्मा के द्वारा। इसमें दक्षिण भारत के सुरम्भ स्थानों, रीति रिवाजों और जो मनोरम दृश्य है उसका वर्णन किया गया है। वहां की संस्कृति का भी सजीव वर्णन किया गया। शर्मा जी कहते हैं कि मुझे 1953 में पहली बार त्रावणकोर जाते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जाने का अवसर मिला। प्रातःकाल जब उनकी गाड़ी आंध्र प्रदेश से बेजवाड़ा पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी नई दुनिया में प्रवेश हो रहा है। यहाँ वायु समुद्र से आने लगी। यहाँ उन्होंने कृष्णा नदी भी देखी। आंध्र की स्त्रियां खुली साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती पहनते हैं, जिनका लौंग का छोर झंडी की तरह लहराता दिखाई देता है। लोग गोरे रंग के होते हैं और लोग तेलुगु बोलते हैं। यहाँ तुलसीकृत रामायण का बड़ा प्रचार है। 18वीं शताब्दी में भक्त कवि त्यागराज ने भी तुलसी का अनुकरण किया है। लेखक आंध्र के लोगों के खान पान के संबंध में बताते हुए कहता है कि लोग कॉफी अधिक पीते हैं और इडली का नाश्ता करते हैं। स्त्रियां फूलों से केश सज्जा करती हैं। यहाँ काजू और केले के साथ साथ धान उत्पन्न होता है। स्त्री पुरुष भावुक होते हैं। वे स्वयं को समय के अनुरूप ढालने में सक्षम हैं। अब गुडूर से गाड़ी तमिलनाडु में प्रवेश करती है। यहाँ तमिल भाषा बोली जाती है। पुरुष लुंगी, कुर्ता और बुशर्ट पहनते हैं। बुशर्ट समझते? शर्ट। यहाँ के लोग रंग के सांवले होते हैं। स्त्रियों को हरा रंग अधिक पसंद है। तमिल और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं है। यहाँ केले के पत्ते पर भात, रसम, दाल, तरकारी और दही चटनी मोर परोसा जाता है। यहाँ इडली, डोसा, उपमा, चटनी और दही के साथ खाया जाता है। ठीक है। सुदूर दक्षिण में मिठाइयों की दुकानें नहीं हैं। यहाँ होटल वाले ईमानदार हैं। वे भात में शुद्ध घी का प्रयोग करते हैं, परंतु वे शुद्ध दूध नहीं बेचते हैं। केरल की आबादी सघन है। जमीन हरी भरी है। गरीब लोग कंद फल खाते हैं। उनके साथ मछली मिल जाने का पूरा आहार हो जाता है। नारियल बहुतायत से होता है, अतः लोग उसका कई रूपों में प्रयोग करते हैं। उसका पानी बेचा जाता है, उसको खाते हैं। उसका विभिन्न व्यंजनों में भी प्रयोग किया जाता है। केरल में स्त्रियों का पहनावा तमिलनाडु की स्त्रियों से अलग है। वे उजले रंग के वस्त्र पहनती हैं। शहरी स्त्रियों का पहनावा हिंदी फिल्मों के प्रभाव के कारण महाराष्ट्र, तमिल और केरल में एक जैसा है। त्रावणकोर, कोचीन में शिक्षा प्रचार अधिक है। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है। घर साफ सुथरे होते हैं। अधिकांश गांवों में बिजली है। पोस्ट ऑफिस, दवाखाना और स्कूल प्रत्येक गांव में है। 2-4 गांवों के मध्य में एक हाई स्कूल और 20-25 गांवों के बीच में एक कॉलेज भी स्थापित है। हिंदी का यहाँ बहुत प्रचार है। परीक्षा के लिए हिंदी अनिवार्य है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की यात्रा बड़ी रोचक थी। स्त्री पुरुष बाजारों में नंगे पैर चलते हैं क्योंकि वर्षा होती रहती है। यहाँ का समुद्र दर्शन अत्यंत आकर्षक होता है। समुद्र की आती जाती लहरों में खड़े होने में आनंद आता है। समुद्र में अनेक मछुआरे मछलियां पकड़ते दिखाई देते हैं। उनकी नावें समुद्र में तैरती दिखाई देती हैं। यहाँ के अजायब घर में समुद्र की मछलियां, सर्पों, केकड़ों आदि को सुरक्षित रखा गया है। यह अजायब घर भारत अपनी तरह का एक ही है। यहाँ के अनंत शयनम मंदिर में सिला हुआ वस्त्र या जूता पहनकर जाना मना है। मंदिर में मूर्ति की विशालता दर्शनीय है। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी
तक इतनी सघन आबादी है कि भारत के किसी भाग में इतनी सघन आबादी नहीं है। तमिल स्त्रियां ताड़ की बनी बाल्टी से कुएं से पानी निकालती हैं। दक्षिण भारत में मामूली स्त्रियां सोने के और सबरंत स्त्रियां हीरे मोती जवाहरात के आभूषण पहनती हैं। कन्याकुमारी में सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत भव्य होता है। यहाँ 3 समुद्रों का मिलन होता है। अनेक स्त्री पुरुष सूर्यास्त का दृश्य देखने को उत्सुक थे, लेकिन बादलों के कारण यह संभव नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग वहाँ सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सूर्य जो बादलों में छुपा हुआ होने के कारण वहाँ का दृश्य नहीं देख पाते लोग। संसार में यही स्थान है जहाँ सूर्य समुद्र में डूबता है और समुद्र से ही उगता है। इसके आगे कन्याकुमारी के मंदिर में पार्वती के दर्शन के लिए गए। इस मंदिर में भी उघारे बदन नहीं जाना पड़ता है। यहाँ पार्वती विवाह का मुहूर्त निकल जाने के कारण अविवाहित रूप में ही आकर विराजमान हो गई थी। अतः यहाँ का नाम इस कारण से यहाँ का नाम जो है कन्याकुमारी पड़ा। इसके बाद सुचिंद्रम के भव्य मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पर काले पत्थर की विशाल हनुमान की मूर्ति है। यह मुख्य रूप से शिव मंदिर है। मंदिर के प्रस्तर स्तंभों की विशेषता है कि उसे हाथ से ठोकने पर धीमी सुरीली आवाज निकलती है। त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी के बीच की भूमि में सुपारी, काजू, केला, नारियल और धान आदि से उर्वरा है। मतलब यहाँ ये सब चीजें अधिक होती हैं। लेखक कहता है कि समय की कमी के कारण मलयालम के कई साहित्यकारों से भेंट नहीं हो पाई उसकी। इसके बाद मथुरा का मीनाक्षी मंदिर देखा। यह बहुत विस्तीर्ण था, बहुत विस्तृत था। यह कई गोपुरम से घिरा हुआ था। गोपुरम क्या है? ऊंचा गुंबद के समान द्वार है। यहाँ की मूर्तियां बड़ी सजीव हैं। यहाँ 1000 खंबा वाला हाल है जहाँ हजारों नर नारी प्रसाद पा रहे हैं। अब मथुरा से रामेश्वरम, धनुषकोटी भी गए। रामेश्वरम का मंदिर विशाल है। यहाँ तीर्थयात्री समुद्र में स्नान करते हैं। यहाँ हिंदी जानने वालों बड़ी संख्या में है। अब तृष्णापल्ली का कावेरी नदी के द्वीप पर बना श्रीरंगम का मंदिर दर्शनीय है। तृष्णापल्ली में सहस्त्रों सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊंचाई पर एक विशाल मंदिर है। यहाँ से नगर और नदी का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। तमिल साहित्य बहुत प्राचीन है। तमिल का व्याकरण आज भी ईसा का 4 शताब्दी पूर्व ही लिखा गया व्याकरण है। अब चेन्नई में भी हिंदी साहित्य के गीत का परिचय मिलता है। यहाँ की हिंदी प्रचार सभा को दक्षिण में हिंदी की प्रमुख विद्यापीठ का रूप प्रदान कर रही है। यहाँ से कई सौ अध्यापक अध्यापिकाएं प्रतिवर्ष शिक्षा ग्रहण कर दक्षिण के अनेक स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ा रहे हैं। मद्रास में अडयार पुस्तकालय काफी संपन्न है। ये महत्वपूर्ण है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है। मद्रास में अडयार पुस्तकालय काफी संपन्न है। यहाँ का वटवृक्ष विश्वविख्यात है। यहाँ का समुद्र तट भी बहुत सुंदर है। यहाँ शाम को सैलानियों का मेला सलग जाता है। रात के 8 बजे तक सैलानियों को मद्रास रेडियो स्टेशन का भोपू कार्यक्रम सुनाता रहता है। ठीक है, ये तो आपका सार हो गया। सार के बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये मैं पीडीएफ में दूंगी। एक्सरसाइज देखूंगी, पीडीएफ में दे दूंगी, नहीं आप स्वयं कर सकते हैं। ओके।